अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रशीद मिर्जा। जहां आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत इन्हताब का शिकार है, डिप्रेशन और रिसेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर मिनी बजट ने और IMF के कवानीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 35% से 50% तक चली जाएगी। इन हालात के अंदर जहां पाकिस्तान की मईशत पे बुरा असर पड़ा है, वहां पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर बुरी तरह मुतासर हुआ है। पिछले 6 साल के अंदर पाकिस्तान में 2.5 मिलियन वर्कर्स बेरोजगार हो गए। पिछले 6 महीने के अंदर हमारी एक्सपोर्ट 18% कम होगी टेक्सटाइल सेक्टर में। एक वक्त था 80s तक 90s तक पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सेक्टर था एक्सपोर्ट का, फॉरेन रिजर्व जनरेट करने का, रोजगार का। हर घर के अंदर लूम लगी हुई थी और हर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लेवल तक काम हुआ करता था। आज पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर बुरी तरह मुतासर हो गई है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन रिजर्व भी कम हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। इन हालात के अंदर हमें कौन से फैसले करने चाहिए, इन हालात के अंदर हमें कौन सी डायरेक्शन सेट करने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं आज टेक्सटाइल सेक्टर के एनालिस्ट हैं, लंदन से MBA किया इन्होंने, हारून अहमद खान साहब। जनाब हारून साहब जी शुक्रिया। पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर किस तरफ जा रहा है जी? बदकिस्मती के साथ इस वक्त तो जी डाउनफॉल है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने स्पेशली पोस्ट कोविड जो है काफी बूम आया था। उसकी वजूहात में से जो है जो बेसिक उसकी वजूहात थी, एक चाइना जो है वो तकरीबन बंद हो चुका था, वियतनाम और इंडिया भी बंद हुए। हम कोविड से इतने मुतासर नहीं हुए थे। हमने कोई जो लॉकडाउन लगाया था पहला 15 दिन का, उसके बाद हमने जो कोविड की जो इंस्ट्रक्शन थी, एडवाइजरी काउंसिल की जो इंस्ट्रक्शन थी, उसके बाद उसकी जो प्रिकॉशंस के साथ हमने अपनी इंडस्ट्री को ऑन कर दिया था। तो दुनिया में हर जगह पे टेक्सटाइल जो है वो बंद हो चुकी थी। पाकिस्तान में टेक्सटाइल जो है वो फिर आप कह लें कि अप्रैल 2020 में चल गई थी और दुनिया भर के जो ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान डाइवर्ट हुए। उससे पहले जो हमारी हालत थी वो बड़ी डाउन थी। हमारी इंडस्ट्री वो 50 और 60% पे चल रही थी। तो एकदम से जब ऑर्डर आए तो जो सूरत हाल ये थी कि आप समझें कि साल 1.5 साल के इकट्ठे ऑर्डर्स आ गए थे। तो जब ऑर्डर आए तो फिर गवर्नमेंट ने भी उनको फैसिलिटेट किया, कर्जे जो है उनको दिए इंडस्ट्री आप कह लें कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए। तो कैपेसिटी जब हमने इंक्रीज की तो जो वर्ल्ड लेवल पे कमोडिटी सुपर साइकिल आया, उससे टेक्सटाइल की आपको पता है टेक्सटाइल जो है वो तीसरे नंबर पे आती है। पहले पे तो जाहिर है हेल्थ है, फूड है, और देन फिर आप लोग सोचते हैं कि जी क्या पहनना है, क्या बिछाना है, क्या सूरत हाल है। तो वो जो वर्ल्ड लेवल पे जो है वो ऑर्डर जो है वो पोस्ट कोविड वाली कंडीशन पे चले गए और हमने इधर जो है वो कैपेसिटी डबल कर ली थी। तो जी ये बहुत ही बुरी सूरत हाल है उस हवाले से। लेकिन ये बताइएगा कि पिछले ये अगर इमरान खान के टेन्योर को देखें तो टेक्सटाइल के अंदर एक फ्लोरिश नजर आता है, उसके बाद टेक्सटाइल डाउनफॉल का शिकार है। इसमें कोविड की वजह थी या दोनों गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज की वजह? देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। कोविड की वजह से ऑर्डर आया, गवर्नमेंट ने ना 3 किस्म की फैसिलिटीज जो है वो टेक्सटाइल को, स्पेशली जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। बहुत सी हम उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे हम जो है वो एतराज करते हैं कि उन्होंने जो है जो इकोनॉमी है उसे हीट अप कर दिया था, इंपोर्ट बहुत हाई लेवल पे चली गई थी। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर को इन्होंने स्पेशली सब्सिडाइज किया और मैं इस सेंस में इसको अच्छा समझता हूं कि जब आप अपनी एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज करते हैं तो आप इंपोर्ट से थोड़ा सा आपका वो होता है, आप कम होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जब एक्सपोर्ट बढ़ती है तो साथ इंपोर्ट का बहुत बड़ा वो आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने इनको जो एक रीजनली कंपेटिटिव प्राइसेस जो एनर्जी की दी थी, RCET जो है एनर्जी टैरिफ जो इनको दिए थे वो बहुत एक जबरदस्त था। वैसे भी एनर्जी क्राइसिस कोविड की वजह से भी जाहिर है कम थी, ऑयल प्राइसेस कम थी। तो एक तो वो था और दूसरा गवर्नमेंट ने भी उनको फैसिलिटेट किया। टेक्सटाइल मालकान का कहना है कि अच्छा आज से 6 माह पहले हमें 18 रुपीज का जो मिलता था एनर्जी का यूनिट, अभी 36 रुपए का हो गया। अच्छा, टेक्सटाइल सेक्टर ना 2 सेक्टर है, एक आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है, एक आपका लोकल टेक्सटाइल है। देखिए हमारी जो $375 अरब की जो हमारी इकोनॉमी है
उसमें एक्सपोर्ट तो 31 अरब डॉलर की है, बाकी तो 340 अरब डॉलर आपकी लोकल है। लोकल। अच्छा, हम हमारी अपनी 20 22 23 साढ़े 23 करोड़ की जो आबादी है उसको भी तो टेक्सटाइल चाहिए ना, उसको भी बेडशीट चाहिए, उसको भी शलवार कमीज चाहिए, उसको भी गारमेंट्स चाहिए, उसको भी तौलिया चाहिए। जी जी। तो एक्चुअली उनका जो यूनिट है उसको सब्सिडाइज नहीं किया, जो एक्सपोर्ट है उसका तो आज भी सब्सिडाइज है, वो 19 रुपए के करीब है, उनको $9 MMBTU पे गैस मिलती है, जबकि जो नॉन जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए तो फिर आपको पता है कि अव्वल तो गैस जो सर्दियां उनमें मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत हाई लेवल पे 2500 रुपए MMBTU तक जो है वो रेट चला गया था। तो काफी मुश्किल था सर्वाइवल जो है वो उस इंडस्ट्री का, जो लोकल इंडस्ट्री है। तो टेक्सटाइल जो एक बहरान आया है वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे तो आया है आपके ऑर्डर्स कम होने की वजह से, वो दुनिया में जो ग्लोबल एक सुपर साइकिल आया है उसकी वजह से है। लेकिन असल जो बहरान है टेक्सटाइल का, ये जो हमारी पावर लूम्स हैं, ये जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, ये जो हमारी छोटी छोटी डाइंग और की जो फैक्ट्रियां हैं, इनका जो बहरान है वो एक आप कह लें कि इंटरनली जो एक जो एनर्जी प्राइसेस जो हाई हुई हैं उसकी वजह से है। तो ये दोनों की वजूहत अपनी अपनी जगह पे अलग है। अदरवाइज तो 272 पे डॉलर 11 फरवरी को गया और आज 265 का है, तो एक्सपोर्टर की तो मौजें लगी हुई हैं। देखें, उसकी तो एनर्जी कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट का 15% होती है, तो वो 15% अगर डबल भी हो जाए तो उसका तो डॉलर ही उसको 40% का फायदा हो गया। तो एक्सपोर्टर की तो अगर ऑर्डर मौजूद हो तो बड़ा बेहतरीन आप कह लें कि वो है। लेकिन अब ऑर्डर दुनिया में बढ़ रहे हैं। अब जो है वो जो रिसेशन आया हुआ था, जो एक इन्फ्लेशन का जो कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ था, वो उसके असरात कम हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग के जो असरात वो जो कम हो रहे हैं, तो उससे अभी बेहतरी आ रही है, अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी हिम टेक्सटाइल गए थे तो 250 हमारे एग्जीबिटर्स गए हैं हिम टेक्सटाइल। ये जो है ये बेड शीटिंग, बेड लिनन से इसका ताल्लुक है, जो हिम टेक्सटाइल है ना। टेक्सटाइल की आपको पता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं फिनिश गुड्स में, टेक्निकल टेक्सटाइल भी है, टॉवल इंडस्ट्री भी है, बेडशीट भी है, RMG रेडीमेड गारमेंट्स जिसमें बांग्लादेश लीड करता है। तो हमारा जो आप क्या लें कि जो इंडस्ट्री है उसमें ऑर्डर जो है अब आना शुरू हुए हैं, और कोविड में क्या हम घर बैठे थे, ऑर्डर जो है वो डबल हो गए थे इधर। अच्छा, एक चीज बताइएगा जो बड़ी अहम है कि टेक्सटाइल की जो बेस है वो कपास है, और पिछले साल के अंदर पाकिस्तान में जो कपास है वो 7.3 मिलियन गांठें हुई थी, जो इस साल एक साल बाद 4.2 मिलियन पे रहेगी। क्या टेक्सटाइल में, और ऑब्वियसली जितनी कम होंगी उतनी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जितनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो उसके मुताबिक हमें फॉरेन रिजर्व चाहिए। तो अगर फॉरेन रिजर्व नहीं होगा तो हमारी टेक्सटाइल उसकी वजह से भी मुतासर हो सकती है। तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट? अच्छा, मैं आपको एक ना सिंपल सी चीज बताऊं। आप देखते हैं हमारी जो माए बहन है जो लॉन पहनती हैं, आपको पता है इसका जो धागा है इसको बोलते हैं फाइन काउंट। ये ऑलरेडी बाहर से आ रहा था, अमेरिका से, ब्राजील से, इजिप्ट से, इन मुल्कों से आ रहा था। हमारा जो मुल्क है ये 52 तक जो है ना अच्छा धागा बनाता है, 52 काउंट, और 52 से जो ऊपर है ना वो बारीक धागा होता है, फाइननेस को वो शो करता है। तो जो फाइन धागा है वो तो पहले ही बाहर से आ रहा था। एक बात तो ये है, तो सैलाब की वजह से भी वो हुई है, और बदकिस्मती है हमारी कि हम टेक्सटाइल जो है वो बेस्ड कंट्री है। 70% हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल पे है, 45% हमारी लेबर टेक्सटाइल पे है, और हम जो है कोई अच्छा बीज डेवलप नहीं कर सके जो हमारी कपास की पैदावार को बढ़ाए। हमारी कपास की पैदावार रह गई है 30 टन सारी। दुनिया जो है वो 70 और 75 जो है वो ले रही है पर एकड़, और क्वालिटी भी हमारी वो इतनी नहीं है, कंटेमिनेशन उसमें बहुत ज्यादा है। तो हमें जो है R&D की जरूरत है इसमें कि अच्छा हम बीज वो करें। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी तो चले आपने जो हमने कर लिया, बांग्लादेश कितनी पैदा करता है? एक बेल नहीं पैदा करता बांग्लादेश, दुनिया भर से वो धागा मंगवाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो अपनी टेक्सटाइल है, लाइक जो बॉटम वेयर हैं जिसको वो डेनिम की पैंट कहते हैं, ट्विल की पैंटें कहते हैं, हमारा धागा उसके लिए बड़ा बेस्ट है। तो हम जो वैल्यू एडिशन करें, हम जो टारगेट करें, हम उस टारगेट करें, और हम कोई ऐसा सेटअप बनाएं कि जो हमारा ये जो लेडीज का जो लॉन वाइल का जो वो है एक सेक्टर जो है, इसको लेके आए कि भाई तुम 80 और 100 का धागा क्यों पहनती हो, तुम उसमें डेवलप कर लेना, 52 के धागे में डेवलप करें।
तो ये कुछ ना कुछ जो है पॉलिसीज जो है वो उस पर करनी पड़ेगी। और दूसरा बीज के हवाले से R&D भी करनी पड़ेगी। आप यकीन करें कि स्पिनिंग पाकिस्तान से अच्छी कहीं नहीं है दुनिया में। हम चौथे नंबर पे धागा प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं। हमारे धागे का कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। हमारे इंजीनियर्स बांग्लादेश जाके उनकी स्पिनिंग, वीविंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलाते हैं, उनकी टॉवल इंडस्ट्री चलाते हैं, उनकी निटवेयर इंडस्ट्री चलाते हैं। हाँ, वो स्टिचिंग में हमसे बेहतर है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खवातीन को उस सेक्टर में डाल दिया है। हमारी खवातीन अभी RMG में, रेडीमेड गारमेंट्स में उस लेवल पे नहीं है। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी थी, हमारे यहाँ पे कराची का वो इशू था, हमारे यहाँ पे वो मुशर्रफ साहब की जो पॉलिसी थी, तो सारी की सारी इंडस्ट्री आप हैरान होंगे आपको कि वो कराची से और वो लेके गए थे, जो उनके उस वक्त के मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के, मतीउर रहमान निजामी साहब, जिनको उन्होंने बाद में फांसी भी दे दी थी, वो अपनी जगह पे एक अलग सी बात है, वो कराची के लोगों को लेके गए हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने उस दौर में इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश ले। अच्छा, अगर इंडस्ट्री हमारी, पाकिस्तान का धागा अच्छा है, पाकिस्तान के इंजीनियर्स अच्छे हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन अच्छी है, तो फिर 150 यूनिट्स जो बंद हो गए टेक्सटाइल सेक्टर की, उसकी क्या वजह बनी? सर, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एंटरप्रेन्योर है ना, जो ऑनर्स हैं, वो भी जो एक हमारे मुल्क की एक रो है ना, लाइक जब इन्होंने कर्जे मशीनरी पे लेने होते हैं ना, तो उसको कर देते हैं, ओवर इन्वॉइसिंग उसकी करते हैं, कर्जे ज्यादा ले लिए, उसमें से आधे जो हैं वो प्रॉपर्टी में लगा दिए, रियल एस्टेट में लगा दिए, आधे जो है वो इधर लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी की आपको पता है कि जो पे बैक्स हैं वो बहुत हाई हैं, लेकिन वो वक्ती होते हैं। वो भी उस वक्त लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना जब इंडस्ट्री आपकी तरक्की करेगी, जब आपकी एग्रीकल्चर तरक्की करेगी। एट द एंड वो बात वहीं पे आ जाती है, फिर वो भी बंद हो जाती है। इसका मतलब यह है कि लोगों ने जो 6 यूनिट डिक्लेयर किए हैं, ये वो यूनिट्स हैं जो बंद हुए हैं, जिसके पीछे डिसऑनेस्टी है। मैं आपको बताता हूं सर, जो फैसलाबाद की जो लोकल इंडस्ट्री है ना, उनका तो कल्चर ये है कि वो जब इंडस्ट्री चलती है तो फौरन महंगे दामों मशीनें खरीदी, वो किराए की जगहों पे उन्होंने खरीदी होती हैं और वो इंडस्ट्री चला देते हैं। और जैसे ही वो डाउन होने जाते हैं, वो बेच के तो वो प्रॉपर्टी और इधर उधर के वो कामों में निकल जाते हैं। वो फारग नहीं बैठे हुए। आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है आपकी फैसलाबाद की और कराची की। मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे बताएं कि 31 अरब डॉलर की जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें 19 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, आप देखें कि उसके अगेंस्ट जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है वो तो ज्यादा है। जो एक्सपोर्ट के यूनिट है उससे तो 2 गुना 3 गुना ज्यादा आपकी लोकल इंडस्ट्री है। तो वहां से आपको कितनी टैक्सेशन हो रही है? उतनी टैक्सेशन हो रही है जितनी के वो आपने बिजली के बिल, गैस के बिलों में वो उतनी तो वो जरूर शो करते हैं। बाकी तो आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो आपको पता है वो कैसे चल रही है। अच्छा, एक चीज और बहुत बड़ा फैक्टर है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकान कहते हैं कि पिछले 1 या 2 साल के अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई है। सर, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर ली है। मुझे ये बताएं कि उन्होंने एफिशिएंसी कितनी बढ़ाई, उन्होंने प्रोडक्टिविटी कितनी बनाई? हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, हमारी जो लेबर रेट है, हमारी जो एनर्जी प्राइस है, वो दुनिया के साथ कंपेटिटिव है आज भी। बांग्लादेश में भी यही सैलरी है। बांग्लादेश में 10,000 टका है, हमारी जो है वो 25,000 सैलरी है। तो वो है तो बराबर है ना डॉलर में। सर, डॉलर में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह उनकी भी $9 है गैस, मेरी भी $9 है गैस। तो क्या कौन सी अनकम्पेटिटिवनेस है? असल चीज ये है कि इनकी एफिशिएंसी कम है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इनकी एनर्जी कंजर्वेशन पे इन्होंने काम नहीं किया। बांग्लादेश में 20% जो इंडस्ट्री है ना वो चली गई है सोलर पे, रिन्यूएबल पे। मैं 1% पे बैठा हुआ हूं। तो फिर आप मुझे बताएं ना, क्या कंपैरिजन रह जाता है? इन्होंने क्यों नहीं लगाए? अभी लगाना शुरू हुए हैं। कोहिनूर पिंडी ने लगाया है, इधर और यूनिट्स में लगना शुरू हो गए हैं। बट ये जो मालकान है ना, इनकी सोच ये है कि पैसा कमाओ और जेब में डालो या उसकी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में लगा दो। जिन लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किया है उन्होंने माशाल्लाह कमाया भी है। जिन लोगों ने इन चीजों पे किया, कैपेसिटी बिल्डिंग पे किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे किया है, एनर्जी कंजर्वेशन पे किया है, R&D पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो माशाल्लाह चल रहे हैं नए से नए। आपको पता है निशात का नया यूनिट लग रहा है। आपको पता है कि इंटरलूप की एक्सपेंशन हो रही है। इन हालात में जब हम कह रहे हैं कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तबाह हो गई, इन हालात में इंटरलूप के नए यूनिट लग रहे हैं। इन हालात में निशात यूनिट लगा रहा है। इन हालात में सफायर ने डबल कर दी है जो उनका फिरोजपुरा का जो उनका यूनिट था, और वो ठीक है कैपेसिटी पे चल रहा है। तो नाज़रीन,
पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जितनी मायूसी मौजूद थी, आज हारून खान साहब से डिस्कशन के बाद सामने आया कि पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, उम्मीद मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल फ्लोरिश करेगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नजमा जुबैर, द जूनियर कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशनल स्कूल। आज मैंने यहाँ पे विज़िट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह अब हमारा एक सिनेरियो बन चुका है एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा का, और अजीब जो है वो सिचुएशन है, उसमें एक ऐसी जगह पे एक इतना अच्छा पॉजिटिव काम हो रहा है जो कि एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे, हमारी सकाफत पे, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो उससे दिलजोई के साथ काम कर रहा है। तो ये बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस है यहाँ के लिए कि इनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आगे कामयाब करे और इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। तो बहुत खुशी हुई कि इतनी सारी चीज़ों में कुछ तो हमें जो है वो अच्छा कुछ नज़र आया। तो बेस्ट ऑफ लक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर 150 यूनिट टेक्सटाइल सेक्टर के बंद हो गए, 25 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो इन हालात में पाकिस्तान एक ऐसा सेक्टर जो टेक्सटाइल सेक्टर है जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व जनरेट करता है, वो मायूसी का शिकार था। लेकिन हारून साहब से ये बात करके हमें ये खुशी हुई कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। जी हारून साहब, पाकिस्तान में अभी जो हालात हैं इकोनॉमी के, उसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर क्या रोल प्ले करेगा? सर, टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये डेफिनेटली पहले भी कंट्रीब्यूट करता रहा है और अभी भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। 70% जो है ये एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। अभी भी ठीक है, ड्रॉपेज आया है 18% का, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अगर तवज्जो दे दी जाए, थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ी सी, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो है हमारे जो प्राइसेस हैं, हम कोड जो करते हैं वो आपको पता है डॉलर्स में करते हैं। हम 262 के हिसाब से कोड करते हैं, वो 272 हो जाता है, हमें फायदा हो जाता है। हम 272 के हिसाब से कोड करते हैं, लाइक अगर 11 फरवरी को मैंने प्राइस कोड किया तो 272 के हिसाब से की होगी। मुझे अब जब वो 262 हो गया और मुझे नहीं पता कि जब मुझे वो पैसे रिसीव होने हैं 2 महीने या 3 महीने के साइकिल के बाद, जब मैंने एक्सपोर्ट कर देनी है वो अपनी जो आर्टिकल है, तो उसके बाद मुझे आया वो 250 मिलना है या 300 मिलना है। तो ये जो एक अनएक्सपेक्टेडनेस है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी इकोनॉमी के अंदर, एक जैसी हो तो देन कोई मसला नहीं है। इसमें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमने पिछले 3-4 साल में जो है वो $5 अरब की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है टेक्सटाइल में। सो हमारे पास कैपेसिटी भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, मशीनरी भी है, इक्विपमेंट भी है, सारा कुछ है। तो जो इंटरनेशनली भी अब सुपर साइकिल जो है कम हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी ऑर्डर खुलेंगे। और मैं समझता हूं कि जो मैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो मुझे चीज चाहिए वो ये है कि बहुत बड़ी मार्केट जो है वो अनटैप्ड है। हम डिपेंड करते हैं, हमारी जो टेक्सटाइल की 80% जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप और अमेरिका में जा रही हैं। हमारा गल्फ जो है वो आप कह लें कि बिल्कुल एक तरह से अनटैप्ड है, इतनी बड़ी मार्केट है। फिर हमारी ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, फिर हमारी जो फार ईस्ट की मार्केट है, बहुत आप कह लें कि मिसिंग है सेक्टर। तो उस सेक्टर को अगर हम टैप करेंगे तो हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और हम उन चीजों में आप कह लें कि हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है बेडशीट्स में। एक चीज बताइएगा कि आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं या वो लोग जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किस किस एरिया में करने की जरूरत है? सर, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो जो स्पेशली जो एरियाज हैं वो आप कह लें कि ह्यूमन रिसोर्स है, उस हवाले से है, R&D के हवाले से है, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो मशीनरी है उसमें है। आप अच्छी मशीनरी लेके आए जिनकी एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है, जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है,
तो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी, और उसके हवाले से गवर्नमेंट ने इनको फैसिलिटेट किया है, कोई टैक्सेशन नहीं है। इवन आप समझें कि तकरीबन 5 से 10% तक जो हमारी एक्सपोर्ट होती है गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रही है। तो उस लेवल पे जो इंडस्ट्री ने पे बैक करना है, किया है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया है। अगर आप 50-100 लोगों को देखेंगे तो अच्छा किया, लेकिन इंडस्ट्री तो बड़ी है ना। 1000 जो अगर मेरे यूनिट्स हैं तो उस लेवल पे तो आप कह लें कि पे बैक नहीं किया, या उस लेवल पे तो जो परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी उस लेवल पे परफॉर्मेंस जो है इंडस्ट्री ने नहीं दिखाई। तो ये सर एटीट्यूड की बात है, ये इनकी आप कह लें कि जो प्रायोरिटीज है उसकी बात है। तो क्योंकि बहुत सारे जो टेक्सटाइल के लोग हैं फिर वो कुछ सीमेंट में निकल गए, कुछ स्टील में निकल गए, ये फिर ये देखते हैं कि, और मैं समझता हूं कि जाना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट के हवाले से हैं, जो अनटैप्ड एरियाज हैं, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर टेक्सटाइल पे डिपेंड करेंगे या थोड़ा सा चावल पे या थोड़ी सी वो सर्जिकल या वो फुटबॉल है, तो ऐसे नहीं सर, हमें बहुत सारे एरियाज में काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को, और देन फिर आपने इंडस्ट्री को तरक्की देनी है। इंडस्ट्री को आपने ऐसे तरक्की देनी है कि आप इनको आप कहें कि भाई जो आप रॉ मटेरियल मंगवाते हो अपनी एक्सपोर्ट के लिए, मतलब मैं ये पैंट जो मैं सिलाई करके भेजता हूं, इसके लिए कलर बाहर से आता है, इसके लिए धागा जो फाइन पैंटों के लिए बाहर से आता है, इसके लिए केमिकल बाहर से आता है। क्यों भैया? अब इवन जो कोयला तक है मेरा बाहर से आता है। मेरा जो कोयला जो है जो मेरे पाकिस्तान में है उसमें ज़ाहिर सल्फर ज्यादा है, तो उसको डीसल्फराइजेशन का गवर्नमेंट को भी वो करना चाहिए कि वो कोयला जो है वो इस्तेमाल हो, ना कि मैं अफगानिस्तान से मंगवाऊं। अफगानिस्तान वाला तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको कह ले अंडर इनवॉइसिंग के तहत भी आता है, स्मगलिंग के तहत भी आता है, और उसकी वजह से मेरी जो एक्सपोर्ट होती है ना उसकी डायरेक्ट पेमेंट उधर चली जाती है, और जो मेरा ट्रांजिट ट्रेड है वो उसकी वजह से भी मेरा डॉलर उधर जा रहा है और स्मगलिंग में भी जा रहा है। एक चीज बताइएगा कि अभी गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में एक प्ली लिया है कि हम डीवैल्यूएशन ऑफ मनी करेंगे, पैसे की, रुपए की कीमत को कम करेंगे। क्या उसकी वजह से वाकई एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है? सर जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल, जब मेरा 100 रुपए का डॉलर था तो मेरी एक्सपोर्ट थी 15 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की। आज अगर 19 अरब डॉलर की हो गई है 272 के मतलब डॉलर पे, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा हमने एडवांटेज लिया जिस लेवल पे लेना चाहिए था। तो एडवांटेज हम उतना नहीं ले सके सर। 25 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है मेरी 2013 में भी थी, 25 अरब डॉलर की मेरी एक्सपोर्ट 2018 में भी थी, 25 अरब डॉलर की मेरी एक्सपोर्ट 2021 में भी थी, 2022 में मैंने 31 अरब डॉलर की है। लेकिन 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे 57 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट पे जाना पड़ा। ये तो आप कह लें कि रोशन डिजिटल, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि उसकी वजह से रेमिटेंसीज में जो एक बड़ा इजाफा हुआ, जो कि 24 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर पे गई है, तो कुछ आपका जो कैड है वो कुछ मैनेज हुआ है। अदरवाइज तो उस लेवल पे तो इन्होंने परफॉर्म नहीं किया ना सर। ये 19 अरब डॉलर पे क्यों गए हैं? मेरे साथ बांग्लादेश, जब मैं 15 अरब डॉलर पे था, बांग्लादेश 15 अरब डॉलर पे था, तो मैं 40 अरब डॉलर पे क्यों नहीं पहुंचा? मेरी तो कपास भी अपनी है, मेरा तो धागा भी अपना है, मेरी तो वीविंग भी अपनी है, उनका तो ये सारा कुछ इतना नहीं है अपना। तो वो रेडीमेड गारमेंट्स में आगे निकल गए। मेरे टेक्सटाइल वालों ने क्यों नहीं रेडीमेड गारमेंट्स लगाई? मेरे टेक्सटाइल वालों ने जो ऑनर्स हैं उन्होंने क्यों नहीं डेनिम इंडस्ट्री लगाई? मेरे जो टेक्सटाइल ऑनर्स हैं इन्होंने क्यों R&D नहीं की? क्यों टेक्निकल टेक्सटाइल पे नहीं गए, मेडिकल टेक्सटाइल पे नहीं गए, जो आर्म फोर्सेज की जो यूनिफॉर्म्स हैं इस हवाले से नहीं गए? मैंने खुद उस पर काम किया है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह चीजें डेवलप की हैं। हमारा जो टेक्सटाइल इंजीनियर है बेहतरीन है। हमारी जो टेक्सटाइल नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है दुनिया भर के बेहतरीन प्रोफेसर है। चीज बताइएगा कि जैसे निशात टेक्सटाइल है, सफायर टेक्सटाइल है, सतारा टेक्सटाइल है, ये एक बड़े नाम है जिन्होंने इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट भी की, कैपेसिटी बिल्डिंग भी की। तो वो कौन सी चीजें हैं जो डिफर करती हैं इस इंडस्ट्री में और दूसरी इंडस्ट्री में जो ग्रो नहीं कर पा रही? सर पहले तो हमें इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हर तरह के हालात में ये माशाल्लाह खड़े रहे हैं और उन्होंने टेक्सटाइल में मुसलसल इन्वेस्टमेंट की है। सर मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न प्लांट आप कह लें, जो पुराने प्लांट है जाहिर है वो उस लेवल पे नहीं है कि वो आप कह लें कि हाई कैपेसिटी जो उसको वो कर सकें, डील कर सकें, एफिशिएंसीज को डील कर सकें, और वो आप कह लें कि प्रोडक्टिविटी के हवाले से है। मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इस हवाले से इन लोगों ने बहुत वो किया, R&D इन लोगों ने बहुत की है। और सबसे बड़ी बात है सर ह्यूमन रिसोर्स। मैं समझता हूं कि आप बेहतरीन, आपके पास नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, आपके पास IB है, आपके पास लम्स है, आप इन रिसोर्सेज से फायदा उठाएं। और इन लोगों ने फिर अपने जो इनका ह्यूमन रिसोर्स है इसकी ट्रेनिंग बाहर से भी करवाई है।
और बाहर से जो इन्होंने जो है वो स्पेशलाइज्ड जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के अपने लोगों को भी ट्रेनिंग सिखाई है। तो इन लोगों ने सर इन्वेस्ट किया है, ह्यूमन रिसोर्स पे भी इन्वेस्ट किया है, मशीनरी पे भी इन्वेस्ट किया है, R&D पे इन्वेस्ट किया है। तो बाकी लोग भी करेंगे अगर वो अपनी सोच को ठीक करेंगे और आप कह लें कि लॉन्ग टर्म अगर वो प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो भी कर क्या ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए बेहतर नहीं होगा कि जिस तरह फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटीज, ऐसी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में 2-3 डिफरेंट एरियाज के अंदर फर्दर इस्टेब्लिश की जाए? सर जो BZU है उसने टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट कायम किया है, इसी तरह सेफ्टेक का है और इसी तरह NED में इंजीनियरिंग शुरू की है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग शुरू की है। यही तो हैरानगी है सर, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और माइनिंग इंजीनियर और ये और वो आप पैदा किए जा रहे हैं और टेक्सटाइल आपकी 70% है, तो टेक्सटाइल इंजीनियर आप कितने पैदा कर रहे हैं? आपके जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है सर उसमें 2 लाख इंजीनियर रजिस्टर्ड है, टेक्सटाइल इंजीनियर देखेंगे तो 3000 है, तो कितना बनता है सर? 1.5% रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने लोगों को पढ़ाना क्या है और जो अगर टेक्सटाइल ही पढ़ानी है तो फिर क्या टेक्सटाइल में कौन सा नॉलेज देना है? वही आउटडेटेड जो 50 साल पहले वाला है वो नॉलेज देना है या मॉडर्न नॉलेज देना है? तो ये वो चीजें हैं जिसमें जो हमारी लेदर इंडस्ट्री है उसकी डाउनफॉल के अंदर एक कहा जाता है कि चाइना ने आर्टिफिशियल वहां पे लेदर इस्टेब्लिश किया जिसकी वजह से पाकिस्तान की ओरिजिनल लेदर इंडस्ट्री नीचे चली गई। क्या टेक्सटाइल के अंदर भी ऐसी कोई चीज मौजूद है कि आर्टिफिशियल मटेरियल इस्टेब्लिश करके पाकिस्तान का जो ओरिजिन था, जो क्वालिटी थी, क्वालिटी बेस्ड टेक्सटाइल है वो भी डाउन गई है? नहीं, इस तरह से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये किया सर, उन्होंने ना टेक्सटाइल सिटीज बना दी है। उन्होंने जनाब यहाँ तो हर यूनिट तो ना अपनी बिजली पैदा कर रहा है, अपनी स्टीम पैदा कर रहा है, अपनी ड्राई हीट पैदा कर रहा है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना वो एक जगह पे इकट्ठी कर दी और वो खुद उनको सप्लाई कर रहे हैं और ड्रेनेज का सिस्टम, तो वो आप कह लें कि उसकी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी, वो उन्होंने उन चीजों पे मेहनत की है, तो उन चीजों में वो हमसे बेहतर है। फिर उन्होंने जो ट्रेनिंग की है लेबर की और मैनेजरियल स्टाफ की और जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, वो आप कह लें कि वो हमारी निस्बत उनका वो ज्यादा ट्रेंड है। तो अगर इस चीजों पे हम वो कोई ऐसा काम करें कि जो हमारी जो मतलब जो यूनिवर्सिटी है उनका और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन बढ़ाएं। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं खुद एडवाइजरी काउंसिल जो है करिकुलम की, जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की है, मैं उसका मेंबर हूं। तो हमने उनको यूनिवर्सिटी वालों को बताना शुरू कर दिया कि भाई अपने जो आपके बच्चे हैं इनको प्रोजेक्ट्स ये दें फाइनल ईयर का, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है। फिर हम उन्हें कहते हैं यार अपने बच्चों को ना हमारे पास भेजो 3rd ईयर और फाइनल ईयर में, तो हम उनको अपनी इंडस्ट्री से जो है वो आप कह लें कि उनकी नो हाउ जो है वो उससे शुरू कर रहे हैं, बजाय ये कि वो सिर्फ पढ़ के आए। हालांकि बड़ी अच्छी लैब है वहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह, मशीनरी भी बड़ी डेवलप की है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी तो बहुत डेवलप हुई है। इंटरनेशनल मार्केटिंग आप कह लें कि और यूनिवर्सिटीज हमें डेवलप, इंटरनेशनल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर हमारी हाउ नाउ बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मालिकान को लेने चाहिए? अच्छा, इस हवाले से ना इन्होंने काम शुरू भी कर दिया। हमारा ये था सर कि आर्ट्स पढ़ने वाला या कॉमर्स पढ़ने वाला बंदा जो है या मार्केटिंग पढ़ने वाला बंदा वही मार्केटिंग करने जाता था, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं था। अब इन लोगों ने जो है वो टेक्निकल लोगों को भी जो है वो मार्केटिंग में साथ डाला है, ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो ओवरकम हो। जो एक जो बायर की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझने में, यानी कि उसको इन्होंने जो इंटरमीडिएट वो होती थी ना थ्रू वो, उसको थोड़ा सा इन्होंने को डायरेक्ट किया है, तो उससे कुछ मसाइल जो है बेहतर हुए हैं। और दूसरा इसमें सर रिसर्च की जरूरत है कि किस लेवल की R&D आपको चाहिए। आपको पता हो कि दुनिया में किस मुल्क में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमारी कौन सी जो है शहर की कौन सी जो फैक्ट्री है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी मजीद जो है इस हवाले से काम करना पड़ेगा, और अगर इसको हम एक सीरियस लेवल पे लें तो टेक्सटाइल में भी तरक्की कर सकते हैं। और टेक्सटाइल में जब आप इंप्रूव करेंगे तो उसकी वजह से आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री चलेगी। जब आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आपकी स्पेंडिंग बढ़ती है। तो जब स्पेंडिंग बढ़ती है तो फिर इंडस्ट्री जो है, गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेती है कि हम पाकिस्तान के अंदर टैक्स फ्री जोन इस्टेब्लिश करते हैं और टेक्सटाइल के लिए फला एरिया सबसे बेहतरीन और मौजू है, आप क्या रिकमेंड करते हैं? अगर टैक्स फ्री जोन्स या टैक्स फ्री सिटीज इस्टेब्लिश करी जाए टेक्सटाइल के लिए, जो सबसे बेहतरीन होता है वो तो पोर्ट के करीब होता है। जी जी।
और दूसरा उसको कह सकते हैं कि अगर आपकी जो कपास की प्रोडक्शन वाले एरियाज है वहां आपकी स्पिनिंग मिलने लग गए, अब वहां से धागा बनेगा तो जाहिर है कपड़ा भी बनाना है, कपड़ा भी आप उधर ही बना लें। तो आप अगर आपके जो कपास के एरियाज हैं वहां पे आप इंडस्ट्रीज एक तो लगाएं जो प्रोड्यूसिंग, जो जनूबी पंजाब भी है, जो आपका सिंध वाला बिहारी, ये वो एरिया जहाँ पे हमारी कॉटन ज्यादा होती है, तो वहां पे इंडस्ट्री लगानी चाहिए। हाँ, और दूसरा मसला ये है कि पोर्ट तो आपकी कराची है या ग्वादर है, तो फिर आपको वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस फ्यूल कॉस्ट के साथ आपको पता है कितनी वो ऊपर हो जाती है, और पिछले साल आपको पता है कि जो शिपिंग कॉस्ट थी कितनी ऊपर चली गई थी। तो ये सर एक है, ये आपको टारगेट करने पड़ेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री को आपने कहाँ लगवाना है, और थोड़ा सा आपको रेगुलेट करना, मैं इस सेंस में रेगुलेट नहीं कर रहा, लेकिन इस सेंस में रेगुलेट करना पड़ेगा कि भाई ये एरिया है, ये कपास वाला एरिया, इसमें गन्ना नहीं लगेगा। आप जब उस पर गन्ना लगवा लेंगे तो लोग जो है वो, गन्ना तो 1000 टन पैदा हो जाता है पर एकड़ से, और आपकी कमाई जो है वो कपास की निस्बत अगर दुगनी है और वीट की निस्बत तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना वो हो जाती है। तो लोग क्यों वीट लगाएंगे, वीट में हम फिर शॉर्टेज हमारी आ जाती है। सो डिपेंड करता है कि आप जब कंपैरेटिव जो है उसका जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करें तो उसकी बेस पे आप वो कर सकते हैं। कराची माशाल्लाह आपकी जो आरएमजी के लिए बड़ी बेस्ट है, मैं समझता हूँ कि रेडीमेड गारमेंट्स के लिए बड़ी आबादी है आपकी, वो तकरीबन जो है वो आपके मुल्क की जो है एक 20% आबादी को वो रिप्रेजेंट करता है कराची, एक बड़ी आबादी है और पूरे मुल्क के लोग वहां पे मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप जो केपीके है और बलोचिस्तान है, इस पे भी आप अगर तवज्जो देना तो आपको एक लेबर बहुत अच्छी मिल जाएगी, सस्ती लेबर मिल जाएगी वहां पे। और जो वहां के जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दहशतगर्दी है और जो बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर के जो मसाइल हैं वो भी होंगे, बेहतर होंगे। पंजाब में आपकी 4 इंडस्ट्रियल स्टेट लग गई हैं पिछले जो है वो 20 साल में, केपी में एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं लगी। मुझे हैरान है, पंजाब के पिछले 10 साल में 3 इंडस्ट्रियल स्टेट लगी है। शेखुपुर में कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट लगी है, फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट लगी है, और इसी तरह लाहौर में आपकी सुंदर लगी है, और एक एक्सपेंशन जो है वो उनकी अलहदा हो रही है। मुझे बताया जाए ये जो 10 साल की गवर्नमेंट गुजरी है, केपीके में गैस सस्ती है, बनस्बत उनकी अपनी प्रोडक्शन है। केपी में कितनी इंडस्ट्री लगाई है, नई इंडस्ट्री लगी, तरजीहात नहीं है। ये वो काम करते हैं जो फौरी तौर पे नजर आ जाए, सड़कें ये फौरन बना देते हैं, तो जो करने वाला काम है वो नहीं करते। तो मैं कहता हूं कि अगर कमाई होगी, टैक्सेशन होगी, तो सड़कें भी बन जाएंगी। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भी दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री है, फ्लोरिश कर सकती है, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, फॉरेन रिजर्व जनरेट कर सकती है, पाकिस्तान की कंजम्पशन के लिए पैदावार पूरी कर सकती है। जरूरत इस अमर की है कि हम पाकिस्तान के टेक्सटाइल ओनर्स को इस बात पे कायल करें कि दुनिया तब्दील हो रही है, ग्लोबल विलेज पे जा रही है। बेहतरीन बीज इस्तेमाल करते हुए अपने किसान को कहें कि वो कपास की पैदावार के लिए अच्छे बीज का इस्तेमाल करे, वहां पे उसकी प्रोडक्शन पर एकड़ को इंक्रीज करे, ताकि पाकिस्तान को रॉ मटेरियल बाहर से ना मंगवाना पड़े। पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की टेक्सटाइल तरक्की करेगी। और जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसीज और डिसीजंस हैं उनको सामने रखते हुए गवर्नमेंट को पॉलिसीज डिजाइन करनी चाहिए कि ऐसे टेक्सटाइल सिटीज डिजाइन करे जहां पे कॉस्ट ऑफ लेबर कम हो, और जहां पे पाकिस्तान के लिए रॉ मटेरियल कपास का इजीली अवेलेबल हो, जैसे विहाड़ी, बूरेवाला, वो जनूबी पंजाब के हमारे सिटीज हैं। आज हमारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।